बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलाह। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का मौका तो गुजर गया। अब जानना ये होगा कि क्या आने वाला वक्त आवाम के लिए कोई रिलीफ फराहम करेगा। क्या आवाम और जो सियासतदानों के दरमियान एक इख्तलाफात की सिचुएशन हम देख रहे हैं, कन्फ्यूजन बेसिकली हम देख रहे हैं, क्या वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। सियासी दर्जा हरारत में कोई कमी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ईद उल अज़हा पे तो हमने देखा कि मौसम खासा खुशगवार हुआ। सियासी दर्जा हरारत किस तरह से कम हो पाएगा, क्या सियासतदानों को मिल बैठने की ज़रूरत है या फिर वो एक पेज पर आएंगे नहीं आएंगे। मुल्क में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन की सूरत हाल के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। और बिलखुसूस इस बात को ज़रूर हम आज के प्रोग्राम में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए, मईशत के पहिए को मुस्तहकम बनाने के लिए सियासतदान भी कोई कुर्बानी देंगे या नहीं देंगे। इसको भी हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के हमारा बुनियादी सवाल भी है, कि सियासतदानों के इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे। सियासी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए सियासतदानों को अपनी अना जो है वो छोड़नी होगी। क्या वो एक पेज पर आ पाएंगे। मुलाकातों का सिलसिला तो बैकडोर जारी है। इन मुलाकातों का कोई खातिर ख्वाह नतीजा भी निकल आएगा या नहीं आएगा, ये हम अपने मेहमानों से ज़रूर जानेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, तारुफ कराते गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। सैयद मोहम्मद तैयब साहब, लॉ एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद कहना चाहूँगी। सज्जाद तरीन साहब, बुनियादी सवाल तो वही है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ईद उल अज़हा या कुर्बानी वाली ईद तो गुजर गई। क्या अब मज़ीद आवाम ही कुर्बानी देगी या सियासतदान भी झुकेंगे? देखिए, आपने आज ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है कि सियासतदान भी कुर्बानी देंगे। इनकी दौलत में, ये ऐसे लोग हैं हमारे जो सियासतदान हैं, इनकी ये जब जेलों में भी जाते हैं तो इनकी दौलत में इजाफा होता रहता है। सही। और आप यकीन माने कि पाकिस्तान में यहाँ बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 5-5 नस्लों में 1 करोड़ रुपए नहीं देखा, कि 1 करोड़ रुपए के नोट उन्होंने अपने सामने देखे, 5-5 नस्लों में नहीं देखा। और ये कोई ये नहीं है कि कम तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन इनकी दौलत में इजाफा होता रहता है, चाहे वो इक़्तिदार से बाहर हों, चाहे वो इक़्तिदार के अंदर हों। इनकी कंपनियां चलती रहती हैं, इनकी फैक्ट्रियां चलती रहती हैं। ये जो आपने बात की ना कि ये भी कोई कुर्बानी देंगे, मेरा ख्याल है ऐसा तो नहीं लगता कि ये आवाम से तो ये कुर्बानी मांगेंगे, IMF के नाम पर मांगेंगे, मालियाती इदारों के नाम पर मांगेंगे, और दूसरे जो मुश्किलात हैं उनके नाम पर मांगेंगे। खुद कोई कुर्बानी नहीं देगा। देखें कितनी मुश्किल सूरत हाल गुजरी। क्या ये कह सकते थे ना कि जनाब 2-2, 4-4 अरब रुपये हम भी दे देते हैं। इनके लिए 2-4 अरब ऐसे ही जैसे गरीब आदमी के लिए 200-400 रुपये हों, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो ये तवक्को रखना कि भाई ये कोई आवाम के लिए खुद ये करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तमाम जो सूरत हाल मैंने बताई है, बात तो वही आती है ना कि आवाम तो रिलीफ की मुंतज़िर है। अब जब सियासतदानों की तरफ हम देखते हैं, जब उन्होंने खुद ही कोई मुश्किल नहीं देखी, तो वो फिर आवाम की मुश्किल का क्या सोच रहे हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये तमाम जो मैंने सूरत हाल बताई है ना, इसके बावजूद इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में बेहतरी होगी, हालात बेहतर की तरफ जाएंगे, मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी और मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, गुर्बत और बेरोज़गारी में कमी होगी। मैं समझता हूँ मैं कि कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं हुआ, और मैं हर वक्त जो है ना पूरी उम्मीद रहता हूँ। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में वो जो है मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। और हो सकता है कि वो बहुत तेज़ी से ना जाएँ, बहुत स्लो जाएँ, लेकिन ये मामलात बेहतर ज़रूर होंगे। सर, सियासतदानों के आपस के इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे? देखें, सियासतदानों के इख्तलाफात कभी ख़त्म नहीं हो सकते और ना ये कभी ख़त्म होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ पार्टी हैं, इन पार्टियों के अपने अपने मंशूर हैं, इनकी अपनी अपनी सियासत है। और ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये हालात का जबर जो है जब इन पर आता है, उसके तहत ये लोग बैठ जाते हैं, इकट्ठे भी बैठ जाते हैं, इत्तेहादी भी बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा जमहूरियत के लिए भी बन जाते हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, मैं कि सियासतदानों का जो इत्तेहाद है, या बड़े दिल की बात, एक मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ माजी की, कि उन लोगों ने जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोहाला के पुल पर फांसी देने का मुतालबा किया, उन लोगों के साथ मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने MRD का इत्तेहाद बनाया और ज़िया-उल-हक के खिलाफ एक तहरीक चलाई। ये सियासतदान दिल भी बड़ा रखते हैं। ये बात नहीं है कि बेगम भुट्टो ने, जिन लोगों ने कहा कि भुट्टो को फांसी दो, उनके साथ उनका इत्तेहाद किया और ज़िया-उल-हक के खिलाफ तहरीक चलाती रही। MRD की मूवमेंट पाकिस्तान की बहुत बड़ी तारीख की मूवमेंट है। शायद मेरे ख्याल है ये तीसरी दुनिया के जो मुल्क हैं, इतनी बड़ी मूवमेंट कहीं नहीं चली होगी जो वो चली। कोड़े, फांसियाँ और तशद्दुद, ये सारा कुछ लोगों ने बर्दाश्त किया। तो ये सियासतदान जो हैं ये हालात देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो संजीदा मामला है वो किसी और पर नहीं छोड़ा जा सकता।
वो सियासतदानों पे छोड़ा जा सकता है। सियासतदान मसाइल का हल निकाल सकते हैं, टेबल पर बैठ सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन जो इख्तलाफात बिल्कुल ख़त्म होने वाली बात है, मैं समझता हूँ वो नामुमकिन है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, इसी को हम जो है कंटिन्यू करना चाहेंगे। तैयब साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा है कि सियासतदानों के इख्तलाफात ख़त्म नहीं होंगे कभी? देखिए, हमारी जो 75 साल की जो मुल्की तारीख है वो हमारे सामने है, और मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद ये काम कभी भी नहीं होगा। और देखिए, मैं एक अर्ज ये भी करूँ, देखिए, एक हिस्से इख्तलाफ होती है, एक हिस्से इक़्तिदार होती है। तो जमहूरियत के अंदर अगर आप देखें तो इख्तलाफ जो है वो भी ज़रूरी है मुस्बत अंदाज के अंदर, ताकि हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर तनकीद भी हो और उनको दुरुस्त सिमत का तयन करने में मुआवनत भी हो। लेकिन साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, हमारी जो मुआशत है, वो इस चीज़ का तकाजा करती है कुछ चीज़ों के ऊपर हम मिसाके मुआशत कर लें, जिसका एक बड़ी पार्टी के सरबराह भी इशारा करते रहे हैं पिछले दिनों में। तो हमें ये चीज अंदाजा होनी चाहिए कि इख्तलाफात अपनी जगह पे जमहूरियत का ये हुस्न भी है, जमहूरी निज़ाम की ये खूबसूरती भी है, लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद में कुछ चीजों के ऊपर हमें अपनी अना को साइड पर रखना चाहिए और ये तयन करना चाहिए कि हम मुल्क के वसीतर मफाद के लिए कुछ चीजों के ऊपर सियासत से हटकर मुल्क के वसीतर मफाद के लिए काम करेंगे, भले हम इक़्तिदार में हों या हम हिस्से इख्तिलाफ के अंदर। सर, आपकी बात से मजीद जो है मैं एक सवाल जो है जनरेट करना चाहूँगी और आपसे ही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हम ये देखते हैं कि जब अवामी मफाद की बात आती है तो सियासतदान खामोश हो जाते हैं, लेकिन उनके ज़ाती मफाद की बात आती है तो वो कानून साजी भी कर लेते हैं, आइन की तरमीम की बात भी कर लेते हैं, उसके लिए दरख्वास्तें भी दायर कर लेते हैं और फिर वो बिल मंजूर भी करा लेते हैं। अवाम के बारे में क्यों ऐसे नहीं सोचते? देखिए, मैं अर्ज करूँ कि मैं खुद सियासत का मैं स्टूडेंट रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, मैंने सियासत के को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। आपको अर्ज करता चलूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में मुख्तलिफ उलमाए सियासत का जो व्यू ये भी रहा, उन्होंने निज़ाम हुकूमत के अंदर कई खामियाँ भी नोट की हैं, और पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ पर वो तमाम खामियाँ जो हैं इस निज़ाम सियासत की वो मौजूद हैं, जो फुक़हा ने, जो सियासत के फ़क़ीह हैं, उन्होंने जिनका इस तरफ इशारा कर रखा है, हमारे मुआशरे में वो तमाम खामियाँ पाई जाती हैं। देखिए, जिस वक्त हमें अपने इक़्तिदार के लिए ज़रूरत है, शायद तो हम 1 मिनट के अंदर कानून साजी कर लें, जब अवाम की बात आए तो अवाम के मामलात के ऊपर हमें। ठीक हो गया तैयब साहब, आपकी जानिब हम वापस आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जरा मैं आपसे भी यही क्वेश्चन करना चाहूँगी। ईद कुर्बान गुजरी है और बहुत सारे हमारे सियासतदानों ने और आला ओहदेदारों ने फरीज़ा हज की अदायगी भी की है। क्या आप समझते हैं अब कोई चेंजिंग आएगी या सियासी दर्जा हरारत अब कम हो पाएगा? मैं तो ड्रीम वर्ल्ड में रह नहीं सकता। सजाद साहब ने जो बातें की हैं उनसे ही उन्हीं को लीड बना के आगे चल सकता हूँ कि पाकिस्तान में सोचना कि सियासतदान अवाम का फ़ायदा सोचेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे, मेरा ख्याल वो पॉसिबल नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि अवाम को तो ये लोग एक वो फॉर्डर नहीं होता जानवरों को, वो समझते हैं कि जो मर्जी कर ले। आप बात करती है कि कुर्बान है वो उसकी, तो अभी जो जंग में स्टोरी छपी है चेयरमैन सेनेट के बिल के हवाले से, वो कुर्बानी की एक ताज़ा तरीन मिसाल है जो आपने देख ली। अब उसके बाद क्या कहने के लिए रह गया, मुझे बताएं। कुछ रह गया? अगर कुछ रह गया तो आप मुझे बता दें कि बिल भी पास हो गया, उसके अंदर पीटीआई के लोग भी अंदर बैठे हुए थे, उसमें रजा रब्बानी साहब को हम रोते हुए देखा है हमने सेनेट के अंदर कि जी वो बिल हो रहा है, वो भी बैठे हुए थे। उसके बाद वो फारूक नाइक साहब की इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी लॉ फॉर्म है, मेरा ख्याल उनके बाद अल्लाह ने उनको बहुत दिया है, वो भी बैठे हुए थे। किसी ने मुखालफत की तो मुझे बताइए ना, बीबीसी ने 1.5 घंटे की फिल्म चलाई है नवाज शरीफ की कुर्बानियों की, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनको बचा रखने वाला था 2 दिन में, वो कुर्बानी देख लीजिए। तो ये जो है ना, हम जिस माशरे में इस वक्त जिस कंडीशन में आ गए हैं ना, उसमें अभी आपका वजीर खजाना वापस आया है तो डॉलर तो जहां गया वो देखा है, IMF ने आपको घास नहीं डाली, UAS के सऊदी अरब से आपको पैसे नहीं है, उसने सबसे पहले आके काम ये किया है कि अपने वो जो चीजें थी वो छुड़वाई, और पिछले जब तक यहाँ से गया था अभी तक की तनख्वाह ले ली। वो तनख्वाह किसके पैसे से पे हुई है? तो बात यह है कि ये इंडिकेटर्स हैं, ये रियलिटीज हैं आज की।
अब हम सही। अगर कोई बात करेंगे तो प्रिजम्पशन पे करेंगे, मैं कोई चीज सोच रहा ब्रिगेडियर हूँ। साहब, अवाम का तो बाद में चीज़ है। सोचेंगे, इनके पार्टी के अपने अंदर के इख्तलाफात भी खत्म नहीं हो पा रहे, आपसी इख्तलाफात कैसे ये खत्म होंगे? इख्तलाफात इनके ना जातियात पे बेस करते हैं, हम्म। जाती फायदा उठाने के लिए। मतलब है पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात के वहां पे हैं, वो सोचते हैं मैं आसिफ जरदारी को किस तरह खुश करूं, न पीएमएल वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ को किस तरह खुश करूं, किस तरह उसके जूते चाटू में। ठीक है, अभी ये पीपल्स पार्टी जो है वो आपको पता है उनके अंदर वो जमहूरियत की और कॉन्स्टिट्यूशन का कितना झंडा लेके चढ़ते थे। अब वहां पे एतजाज हसन जब वो कह रहे थे और उनके पीपल्स पार्टी के एक और लीडर जो कह रहे थे, उसमें आप तफरीक देख लीजिएगा। इनको याद नहीं रहता इन्होंने कल क्या कहा है। सही। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये तो मौका परस्त। तो मौका परस्त आदमी जो होता है वो फिलॉसफी पे बात नहीं करता, मौका परस्त आदमी बिलीफ पे बात नहीं करता, मौका परस्त आदमी किसी मोटिवेशन, वो देखता है कि इस वक्त मुझे किस चीज से फायदा हो रहा है, बस वो लाठी लेके आगे चल पड़ते हैं। दुख की बात है पाकिस्तान में, अगर आप ये समझे कि कोई भी शख्स असूलों की सियासत करता है, ठीक। तो आई डोंट थिंक सो। वो अगर आप जुनीजो के अपना जुनीजो साहब के 2-3 फैसले उठा के देख ले, जब उन्होंने करने की कोशिश की, कोई असूलों पे बातचीत करने की कोशिश की, तो क्या हुआ। तो यहाँ होता नहीं है, मुसीबत ये, और होगा भी नहीं। जिस कल्चर में हम आज आ गए हैं और जहां तक हमारे यहाँ जो कुछ हो गया है, मुझे नहीं लगाता, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। तैयब साहब से हमारी गुफ्तगू रहती थी, उम्मीद रखनी चाहिए, तो उसमें तो यही कह सकते कि पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी इनमें आपस में डिफरेंस है। ये मौका देखते हैं कि इस वक्त किस चीज से फायदा पहुंच सकता है, बस सही। को लेके लाठी को लेके आगे चल पड़ते। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। तैयब साहब, आपसे गुफ्तगू रहती थी, कुछ ऑडियो का इशू था, मैं चाह रही हूँ कि वही सवाल हम रिपीट करें और आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें कि जब मैंने आपसे पूछा था कि सियासतदान अपने मफादात की, जब ज़ाती मफादात की बात आती है तो फिर आइन में तब्दीली भी आ जाती है, तरमीम भी सामने आ जाती हैं, उसके लिए दरख्वास्तें भी दायर की जाती हैं, बिल भी मंजूर हो जाते हैं। अवाम के रिलीफ के लिए क्या कभी कोई दरख्वास्त दायर की गई है या कोई तरमीम करने का सोचा गया है, या फिर अवाम के मफादात का कब कौन सोचेगा? देखिए, ये बड़ी तल्ख हकीकत है। 75 साल की हमारी तारीख है। हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि हमारी सियासतदानों ने कभी भी अवाम को हकीकी मानों में फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की। पहले वो अपने मामलात, अपने मफादात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पहले ठीक करते हैं और उसके बाद बाकी अवाम की बारी आती है। ये एक बदकिस्मत हमारा मुआशरा है, हमारे सियासी कल्चर है, जो आज तक ठीक नहीं हो सका, और मैं नहीं महसूस करता कि कभी भी ये चीज़ ठीक होगी। देखिए, जिस वक्त तक आप पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर तरमीम नहीं करेंगे, जिस वक्त तक आप पार्लिमानी निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात नहीं करेंगे, जब तक आप अवाम की मसाइल को तरजीहात में ऊपर नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये निज़ाम कभी भी ठीक नहीं होगा। हर सियासी जमात जो है वो अपने ज़ाती मफादात या जमाती मफादात के लिए उस कशमकश के अंदर चल रही होती है। अवाम बदकिस्मती से कभी भी इन सियासतदानों के लिए कोई तरजीह का मामला नहीं रहे। आपको मैं अर्ज करता चलूं, देखिए, सुनने में आता है जी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मैं अर्ज करूं, ये वो पार्लियामेंट है जिसके अंदर एक आम आदमी, जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, आम आदमी उस पार्लियामेंट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी, और कितना बड़ा कानूना मजाक है। अवाम के साथ होना तो ये चाहिए कि जिन अवाम ने इन नुमाइंदों को मुंतखब किया, वहां पे अवाम को बराह रास्त को एक्सेस मिलनी चाहिए कि अवाम चाहें तो वो जाकर इस इजलास को देख सकें। अवाम बेचारे डी चौक से 500 मीटर दूर रोक लिए जाते हैं, उनको पास नहीं मिल सकता। तो ये क्या हम इसको मजाक नहीं कह सकते? इससे बड़ा और क्या मजाक होगा कि अवाम के नाम के ऊपर आप हुकूमत करें और अवाम को इस बात का भी इस्तेकाम हासिल नहीं कि वो आपकी पॉलिसियों के बारे में आपको सवाल कर सकें। अगर वो इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए कोई सवाल लॉन्च करते हैं तो उनको उसका जवाब नहीं मिल पाता। अवाम को नहीं बताया जाता कि आपने जो कर्जे किए थे कहाँ खर्च किए, आइंदा आपको कर्जा किस लिए चाहिए, आपकी मुआशी पॉलिसी क्या है, आपकी तरजीहात क्या हैं। अवाम को कभी भी इस मामले में शामिल नहीं किया जाता। साहब, ये तो बहुत आगे की बातें हैं। सिर्फ शायद हम तो डेमोक्रेसी वाली डेफिनेशन तक भी पूरा नहीं आए जिसमें फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल की बात होती है। यहाँ तो अवाम का कोई सोचता ही नहीं है। तो सवाल तो ये भी पैदा होता है कि क्या ये वाकई हकीकी जमहूरियत है भी या नहीं। ये सवाल भी हम अपने मेहमानों के सामने जरूर रखेंगे। नाज़रीन, अभी चूंकि हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। जुलाई का महीना आ गया है, अब इस बात में भी मजीद गहमा गहमी बढ़ गई है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अगर इस साल आम इंतखाबात नहीं होते तो फिर क्या होने जा रहा है, किस तरह से फैसले किए जाएंगे, या निगरान हुकूमत जो है वो किस तरह से जो है वो फैसले कर पाएगी, उनके इख्तियारात महदूद होंगे, इख्तियारात में तोसी दी जाएगी। बहुत सारी बातें हो रही हैं। बैकडोर पे अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज़ भी डिस्कस करने की कोशिश करी जा रही हैं, लेकिन बेसिक बात यही है कि अगर आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को जिस तरह से डेट दी गई है, या अक्टूबर के महीने को बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात अक्टूबर के महीने में ही करवाए जाएंगे, अगर इंतखाबात होते हैं तो फिर आने वाली हुकूमत जो है वो क्या मखलूत हुकूमत होगी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस के इख्तलाफात ख़त्म होंगे, क्या वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नई पार्टीज जैसे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हमारे सामने मौजूद है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या अगर इंडिपेंडेंट वो इलेक्शन में हिस्सा बनती है तो फिर खातिर ख्वाह नताइज हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम अपने मेहमानों के सामने रखना चाहेंगे। सजात साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी, क्या समझते हैं आप, इलेक्शन वक्त पर होंगे भी या नहीं? देखें, सच्ची बात है, अगर जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें देखें तो मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर इलेक्शन जो है वो शायद अक्टूबर में भी हो पाएँ, लग नहीं रहा ऐसा। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि रात को फैसला होता है, सुबह वो फैसला तब्दील हो चुका होता है। ऐसा ही है। तो ये बात कि भाई होंगे अक्टूबर में और ये यकीन दहानी से कहा जाए, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन इंतखाबात होने चाहिए। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ जंगों में भी इंतखाबात होते रहे, इंतखाबात होने चाहिए, लोगों को अपनी राय देनी चाहिए और लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए, और लोग जो भी फैसला करें, जिस भी पार्टी को वोट दें, इक़्तिदार उस पार्टी के हवाले करना चाहिए। ये तो बात यहाँ तक हो गई। अब जो इख्तलाफात वाली बात आप देखिए कि क्या इख्तलाफात कभी ख़त्म नहीं होंगे। इनके मुख्तलिफ, पहले भी मैंने कहा, मंशूर अपने अपने हैं, ये अपने अपने मंशूर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है ये बात करेंगे, और अगर ये इख्तलाफात ख़त्म करके इकट्ठे होकर बैठ जाएँ तो फिर तो ये नहीं होगा। जो आने वाले इंतखाबात में उसमें जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि बहुत सारी जो सीटें हैं उस पर हो सकता है कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए, यानी कि एक कैंडिडेट हो जाए जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक भी हो और मौलाना के लोग भी उसी को सपोर्ट कर रहे हो, या बाकी जो पार्टी हैं। देखिए, एक जो मैं समझता हूँ वो गलत फहमी अक्सर लोग कह देते हैं, पीडीएम में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, एएनपी भी शामिल नहीं है, एएनपी भी बाहर है, पीपल्स पार्टी भी बाहर है। ये हुकूमती इत्तेहादी हैं, और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उन पर ये लाजम नहीं होता कि वो इलेक्शन में भी जाके इत्तेहादी बन जाए। तो ये और दूसरी बात, आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इत्तेहाद बनाया गया था IGI का, तो वो पाश कर दिया था पीपल्स पार्टी ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में अवाम ने उठा के उसको साइड पे कर दिया था, हालांकि बड़ी मनसूबा की साजी की गई थी। देखें, ये मंसूबे तो बनते रहते हैं, लेकिन इस तरह का माहौल कि जी ये कर दिया जाए, उसको रोक लिया जाए, उसको ले आया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इंतखाबात में कोई भी पार्टी, बज़ाहिर जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें ऐसे नहीं लग रहा कि कोई पार्टी जो है वो सिंगल तौर पर इतनी अक्सरियत ले आए कि हुकूमत बना सके। तो ऐसे लग रहा है कि अगली दफ़ा भी जो है वो मखलूक तो हुकूमत बनेगी और छोटे छोटे ग्रुप साथ होंगे, और ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है इस तरह के और भी ग्रुप होंगे। लेकिन मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान तो इन्होंने नाम बहुत अच्छा रखा है, इस पार्टी का इस्तेकाम मुझे कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। साहब, आपने जिस तरह से बात की, अभी फिलहाल तो हम एक्सपेक्टेशंस की बेस पे ही बात कर सकते हैं, तो ये बताएं आपको क्या लगता है अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? ये तो हमें लग रहा है कि मखलूत हुकूमत होगी, वज़ीर आज़म कौन होगा? देखें, ये तो ऐसा सवाल है कि किसी नजूमी से पूछा जा सकता है। मैं क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, मैं किसी के बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपको मैं एक माजी की मिसाल सुनाऊं, जब यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला गया तो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जो वजीर आजम का कैंडिडेट था मखदूम शाह था। मखदूम शाह को लोग रात को मुबारकबादें दे रहे थे कि जी आप जो है वजीर आजम बन रहे हैं, कल आपने कागज जमा कराने हैं। और उसी दिन ही मखदूम शाह के घर पर छापा पड़ा और वो जनाब एक केस में मतलूब थे, वो भागे भागे पेशावर गए, वहाँ से उन्हें जमानत कराई और राजा परवेज हफीज साहब जो है वो वजीर आजम बन गए। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी एक आदमी का नाम लेके मैं कहूँ कि जी ये वजीर आजम बन जाएगा। हर आदमी जो है वो अपने चक्कर में है, हर पार्टी का लीडर जो है वो कोशिश कर रहा है। आसफ अली जरदारी साहब भी कार्ड लगा रहे हैं, बाकी लोग भी लगा रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी दुबई में हैं, आसफ अली जरदारी साहब भी हैं,
मुलाकातें भी हैं और फिर उसके बाद सिलसिला आगे भी चलेगा। तो ये किसी के बारे में हतमी ये कह देना कि जी फ़लाँ आदमी वज़ीर आज़म बन सकेगा, वो मेरे ख्याल में अभी मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आपका पॉइंट आ गया है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, जब हम देखते हैं कि मसाइल तेज़ी से जन्म ले रहे हैं और जो मसाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें भी हम इजाफा देख रहे हैं, क्या इस वक्त मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन का हो जाना है? इलेक्शन होते ही मसाइल का हल है, लेकिन पाकिस्तान में मसाइल का हल तलाश करने की एफर्ट हो तो मसाइल होंगे ना। जब आप इलेक्शन को ओरिएंटेट करना चाहें अपनी ज़ात के गिर्द, और जब इलेक्शन के ऊपर आप कौमी तकाज़ों को नज़र में न रखें, तो फिर ये चीज़ें तो फजूल हो जाती है ना कि इलेक्शन का हो या ना हो। अब इलेक्शन तो होने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि इलेक्शन कराएं, तो क्या इलेक्शन हो गए? इलेक्शन नहीं हुए ना। और इलेक्शन होते किस लिए हैं? इलेक्शन होते ही मसाइल का हल तलाश करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में तो उन मसाइल को उस तरह लिया ही नहीं जा रहा, इसलिए आप देखिए कि इलेक्शन डिले होते नजर आ रहे हैं। तो अभी भी मुझे कोई उस वक्त तक इसमें बेहतरी या वो चीज़ नज़र नहीं आती जिस वक्त तक ये हुकूमत ये नहीं सोच लेगी कि हमने ये इलेक्शन जीतना है और हम जीतने की पोजीशन में आ गए। अगर ये सोच लेंगे कि जी हम जीतने की पोजीशन में आ गए हैं, तो फिर ये इलेक्शन शायद आप तवक्को कर लें कि ये इलेक्शन हो जाएंगे। अदरवाइज तो फिलहाल जो कंडीशन है, वो जो इनकी पोजीशन है और जो उन्होंने उसको एंटिसिपेट किया हुआ है कि जी इलेक्शन जो है वो अपना नहीं होने, तो उसमें तो फिर मुझे तो नज़र नहीं आता किसी तरह, क्योंकि जो हालात हैं और जिसके लिए इतने अरसे से लड़ रहे हैं और जिसके लिए हुकूमत आई है कि जी परमानेंट होल्ड अपना पावर पे रखें, तो वो तो लूज होता नजर आ रहा है ना इलेक्शन में। अब ये नहीं पता कि पार्टी कौन सी जीतेगी, लेकिन ये जो है या एक कोलिशन या एक जैसे अभी तरीन साहब ने कहा कि आपको कोई उसका मुस्तकबिल तो नजर नहीं आ रहा ना इस्तेकाम टाइप पार्टी का। जी जी बिल्कुल। उसके बारे में तो सारा बानो साहब ने एक बड़ा अच्छी बात कह दी थी कि जी इस्तेकाम पार्टी में कौन लोग आए हैं कि तो ये चीजें जो है ना, जो टेम्परेरी रिलीफ जब आप प्रोवाइड देखने की अपना लेने की कोशिश करते हैं ना, तो उस वक्त चीजों का हल नहीं निकलता, उससे हट जाते हैं आप। एक बात नहीं कहना चाहता हूँ। जी 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 तरीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? जी। अच्छा देखें, मैं इंसान जो है ना माजी से सीखता है, माजी के तजर्बात से सीखता है। देखिए ये भी कह देना कि इंतखाबात मसाइल का हल है, मैं समझता हूँ ये भी पूरी तरह को दुरुस्त नहीं है। 71 में क्या हुआ यहाँ मुल्क में, इंतखाबात के नतीजे में हुआ था, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मुल्क करादा टूट गया। तो ये तजर्बात से आदमी सीखता है। तो ये कह देना कि सारी चीज़ों का हल इलेक्शन है, ये भी दुरुस्त नहीं है। ये बैठ कर मामला को देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें रिंग कर रहा था कि तुम इधर आ जाओ। ठीक हो गया जी। तैयब साहब, आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है क्या इलेक्शन का इनेकाद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और फिर वही बात आती है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या इस मर्तबा हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो पाएगा? पहली बात तो ये कि ये एक आईनी तकाज़ा है, आईने पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि मुकर्रर वक्त के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। तो हम अगर आइन की बात को मद्देनजर रखें या अदालत को ध्यान में रखें, तो हमें ये क्या करना चाहिए, गुमान करना चाहिए कि इलेक्शन बर वक्त अकॉर्डिंग टू इट्स शेड्यूल होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्या इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग सवाल है। इसके लिए बड़ी भारी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो निज़ाम इलेक्शन को शफाफ बनाए, जिसके ऊपर तमाम बड़ी सियासी जमातें मुतफिक भी हों, उनको इस पर इत्मीनान भी हासिल हो। और देखिए दुनिया के कई ममालिक के अंदर जहाँ पे जमहूरियत कामयाबी से चल रही है, वहाँ पर इलेक्शन के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। और आज टेक्नोलॉजी का दौर है, मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं है इस चीज़ के अंदर कि अगर आप टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहें इलेक्शन के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखिए हमारे यहाँ लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन बेचारों को हम अभी तक राइट ऑफ वोट नहीं दे सके, बेचारों को हमने उस सिस्टम से परे रखा हुआ है। हम उनको वेलकम करते हैं जी कि उन्होंने पाकिस्तानी मईशत के अंदर इतना कंट्रीब्यूट किया, हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं। इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन जब उनके वोट की बात आती है तो हमने उन बेचारों को एक सेकंड क्लास पाकिस्तानी बना रखा है। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को हर तरह के मसलहत से बेनियाज होकर उन लोगों को भी नेशनल पॉलिटिक्स के बीच
स्ट्रीम लाइन में लाना चाहिए। ठीक हो वो गया। भी उतने ही हकदार हैं वोट डालने के जैसे हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शंस का ट्रांसपेरेंट होना बहुत बड़ी बात है ठीक। और ये मैंडेटरी क्या है। अगली बात करता चलूं, क्या इलेक्शन मसाइल का हल है कि नहीं, ये देखिए ये एक डिबेटेबल बात है। ठीक। इलेक्शन का मकसद मसाइल का हल नहीं होता। इलेक्शन का मकसद इंतखाब है हुकूमत बनाने के लिए, एक अफराद का, एक जमात को मुंतखब करने का निज़ाम है। अलबत्ता सब्सिक्वेंट की उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के मसाइल को हल करें। मैं एक अर्ज करता चलूं आपकी इजाजत जी से, जी 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 दुनिया के समझ गया। बेशुमार ममालिक के अंदर ऐसे थिंक टैंक्स मौजूद हैं जो सियासी जमातों को इलेक्शन से पहले मुल्क को दरपेश मसाइल के ऊपर ब्रीफिंग देते हैं। सही। वो बताते हैं कि हमारे मुल्क को ये मसाइल हैं, आपको इन चीजों को तरजीहात में शामिल करना चाहिए और इसके लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। देखिए, एक आम आदमी जो बिल्कुल टोटल लेमैन है, अगर वो वोट लेकर असेंबली में आ जाता है तो ये कोई गारंटी तो नहीं कि उसको मुल्क के मसाइल के ऊपर अबूर हासिल है, बिल्कुल ऐसे। आसाई है, शऊर भी है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के मुल्क के अंदर जहाँ पे अभी इतना सियासी बसीरत भी नहीं, शऊर भी नहीं, तालीम भी उस तरह से नहीं जैसे कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर मौजूद है, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों की रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए इलेक्शन की स्टेज के ऊपर उससे कुछ अर्सा पहले एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप बड़ी सियासी जमातों को मुल्क को दरपेश मसाइल के ऊपर ब्रीफिंग दें, उनको बताएं कि हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं और आपने अब यहाँ से शुरू करना है, इसके लिए ये रास्ता मौजूद है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ताकि गाइडेंस मिल सके। निज़ाम हुकूमत मामूली चीज नहीं, सियासी जमातें इसी नाकाम हो जाती हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास क्वालिफाइड लोग नहीं होते। सही। तो बेशुमार मसाइल हैं इस निज़ाम के अंदर। अगर आपने इसी निज़ाम में रहना है तो फिर कुछ इस्लाहात करनी पड़ेंगी आपको, ताकि आप बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया है और आपने बहुत अच्छी जानिब इशारा किया है। इसको मजीद भी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बढ़ेंगे अपने तीसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम मुल्की इस्तेहकाम की तो बात कर रहे हैं, हम ये तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मौशी इस्तेहकाम होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुल्की मसाइल का हल हम तलाश करना चाहते हैं, हम मईशत के पहिए को चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन रहे, तो क्या ये पॉसिबल है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्की इस्तेहकाम हो पाए? यही सवाल हम अपने मेहमानों से करेंगे। सजातिन साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या समझते हैं आप, मुल्की इस्तेहकाम की जो बेस लाइन है सियासी इस्तेहकाम, अगर ये मुमकिन होता है तो ही मुल्की इस्तेहकाम होगा या फिर सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे, मुल्की इस्तेहकाम आ जाएगा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर आप इंतखाबात करा भी दें और सियासी जो इख्तलाफात हैं ये अगर इस तरह रहते हैं, बल्कि इनमें शिद्दत आ जाएगी। जो इलेक्शन हारेगा वो नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। वो कहेगा जी इलेक्शन जो है ना, वो जिस दिन रिजल्ट आने शुरू होंगे, जब रिजल्ट आने शुरू होंगे, हारने वाला उसी वक्त कहेगा जी मैं इन नताइज को नहीं मानता। तो इख्तलाफात तो वहाँ से शुरू हो जाएंगे और ये फिर उनमें शिद्दत आ जाएगी, बढ़ जाएंगे आगे। मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों के पास इतनी क़ुव्वत तो मौजूद है और बड़े दानिशवर लोग भी हैं, वो मिलकर बैठ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में एक जो मसाइल हैं वो ये हैं कि वो उनको मुख्तलिफ शोबों के अपने लोग नहीं मिल रहे। जिस मतलब अब वज़ीर ख़जाना की बात कर लें, मुस्लिम लीग नून के पास तो इसहाक डार साहब मौजूद हैं, लेकिन बाकी सियासी जमातें आप देख लें, डॉक्टर मुबशर हसन के बाद पीपल्स पार्टी जब आई इक़्तिदार में तो मुख्तलिफ मांगे तांगे के लोग, हफीज़ शेख साहब हो गए, वो हफीज़ शेख साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे, वो और हुकूमतों के साथ रहे, शौकत तरीन साहब वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे, बाकियों के साथ भी रहे। तो जब हम IMF से पैसे लेते हैं, वज़ीर ख़जाना भी उनके लगाते हैं। जब बाकर रज़ा को स्टेट बैंक का हेड लगाया गया था तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये बाकर रज़ा जो आ गए हैं ये पाकिस्तान की मईशत को बहुत ख़राब करके जाएंगे, मईशत बहुत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बाकर रज़ा साहब जो हैं वो मिस्र में थे और मिस्र में लोग सड़कों पर आए तो उनको वहाँ से निकाला गया। ये IMF के लोग होते हैं, इनका पाकिस्तान के गरीब आदमी से, पाकिस्तान के आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जिसका फ़ायदा जो है वो IMF को जाए, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के जो इदारे हैं उनको जाए, इंटरनेशनल मालियाती इदारे जो हैं उनको जाए। आम गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। क्या हमारे सियासतदान ये सोचते हैं कि जो बदीन में बैठा हुआ शख्स है उसको तालीम की सहूलियात कैसे देनी है, जो राजनपुर में बैठा हुआ है, जो ये पूरा मतलब सराइकी एरिया है और सराइकी वसी पूरा है, सिंध में आप देख लें, KP में देख लें, ये कहीं नहीं हुआ। बहुत सारे लोग
और एक साहब पाकिस्तान में ऐसे भी थे जो बड़ी बातें करते थे कि जनाब मैंने तो इतने साल 26 साल की है जी जदोजहद की है, 26 साल की स्ट्रगल के बाद आया हूँ, पता ये चला है कि 6 महीने के स्ट्रगल में भाई साहब की पार्टी पूरी बिखर गई। स्ट्रगल तो ये है। तो ये बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, बड़े बड़ा प्रोग्राम भी देंगे, लेकिन आज क्यों लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेते हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में 26-27 यूनिवर्सिटियाँ दी हैं, इस मुल्क में तालीम आम की है, लोगों को शिनाख्ती कार्ड दिया है, पासपोर्ट दिया है और बेशुमार उन्होंने काम किए। लोग आज भी उनको याद रखते हैं। लेकिन मौजूदा जो लीडरशिप है, इनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम की, आम आदमी की जो मुश्किलात हैं, जो मुआशी मुश्किलात हैं, आम आदमी में क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके लिए कोई बेहतर जो है मैं समझता हूँ, ये हमारे पड़ोस में जो मुल्क हैं उनके आप रेट उठा के देख लें और हमारे रेट उठा के देख लें, तो ये लीडरशिप का कमाल है ना कि वो आवाम को रिलीफ दे। सबसे पहले इंतखाबात भी हो जाएं, लेकिन अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो लोग तो मसाइल का शिकार रहेंगे, परेशानियों का शिकार रहेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अभी पिछले सेशन में आपने कहा कि इंतखाबात हो जाना भी हल नहीं है। लेट्स सपोज अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर पाकिस्तानी मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। यहाँ बहुत बात होती है कि जी अदालत के फैसले पर, हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि जी इलेक्शन कराए जाएँ, 14 मई को नहीं हुए। अदालत ने, पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है कि क्या पाकिस्तान की अदालत ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को ख़त लिखने पर नहीं निकाल दिया था, यूसुफ रज़ा गिलानी को, आप चले जाएं। तो अगर एक वज़ीर आज़म, अदालत ये समझती है कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं किया या अमल दरामद कराने में नाकाम रहे हैं, तो जजेस के हाथ तो नहीं बांधे हुए ना, वो फैसला देते, उनको घर भेज देते, कोई नया आदमी आ जाता। तो अब बात यह है कि जजेस के फैसलों का एहतराम भी इसलिए नहीं होता कि ख्वाहिशों पर मबनी, दुनिया भर में जो अदालतें हैं, अगर कोई ख्वाहिशों पर मबनी फैसले आते हैं उनके एहतराम नहीं होते। जो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं उनके एहतराम किए जाते हैं। तो मसाइल का हल मैंने इसलिए कहा कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अगर ये हारने वाला शख्स जो है वो नहीं मानेगा तो फिर मसाइल तो नहीं होंगे ना, फिर पहले दिन से ही फड्डा शुरू हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी, अवाम की मुश्किलात, इनकी ये जो लीडरशिप है कि सारी पार्टियों की, इनकी मुश्किलात में कोई नहीं होगा, इनकी दौलत में इजाफा होगा, आम आदमी की मुश्किलात उससे ज्यादा होती रहेंगी। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। तैयब साहब, आपको क्या लगता है, क्या मुल्की इस्तेहकाम की जब हम बात करते हैं, मुल्क की बेहतरी की बात करते हैं और स्पेशली मौशी इस्तेहकाम को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, मुल्क की मईशत को डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम का होना मुमकिन है? देखिए, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं इस बात में कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा हमारी मईशत बेहतर नहीं हो पाएगी। देखिए, हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी जो होती है उसके ऊपर जो स्टेबिलिटी होती है उसका बड़ा रास्त इम्पैक्ट होता है। नफ्सियाती तौर पर चीज़ें जो हैं वो मुतासर होती हैं। स्टेबिलिटी होगी तो आपके मुल्क की मईशत बढ़ेगी, मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आएंगी, कारोबार ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट बेहतर होगी। लेकिन देखना ये होगा हमें कि क्या सियासी कायदीन को इस बात का शऊर है, क्या वो ये समझते हैं इस चीज़ को कि मुल्क को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, या वो हमेशा की तरह अपने इक़्तिदार की जंग के लिए लड़ते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको उस मुल्क पर भी रहम करना चाहिए। इक़्तिदार के लिए जरूर कोशिश करें, आप, आपका हक है, लेकिन खुदारा किसी भी अवाम को भी देखें, आप ये देखें किस तरह बेतदरीज अवाम के अंदर नाउम्मीदी और मायूसी बढ़ रही है। और नाउम्मीदी और मायूसी बढ़ने का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि इलेक्शन के अंदर जो टर्नआउट होता है हम उससे असेस करते हैं। आप देखिए कि चंद दिन पहले जो टर्की के अंदर जो इलेक्शन हुआ, वहां का टर्नआउट देखिए, और हमारे यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं, तमाम आदाद शुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, वहाँ पे देखिए कि कितने % अवाम हैं जो कि वोट डालने जाते हैं। तो यही चीज शो करती है कि अवाम को कितनी उम्मीद बाकी बची या कितनी उम्मीद बाकी नहीं बची। अगर अवाम की उम्मीद की आस टूट जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये इस निज़ाम के लिए, इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होगी। दोबारा अवाम की आस को मत टूटने दें। पूरी कौम के तमाम सियासतदानों से मैं समझता हूँ कि हमारा ये मुतालबा है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अवाम की तरफ देखें। आप अरबों खरबों में खेल रहे हैं, हमें इससे कोई भी इतराज नहीं करते, लेकिन अल्लाह का वास्ता है आप अवाम जो बेचारे 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मैं अभी शहर से बाहर हूँ, एक देहाती इलाका है, 36 घंटे से बिजली बंद है। मैं इलाके का नाम नहीं चाहता, 36 घंटे से मतवातर बिजली बंद है। ये चूंकि देहाती इलाका है, देहात के लोग भी इंसान होते हैं,
बिल्कुल। काश कभी किसी जो पावर कंपनी है अगर उसके ऑफिसर घर भी 36 घंटे बिजली बंद हो तो हम देखें वो कैसे बाहर निकल के शोर बहुत डांटता है कि नहीं डांटता। तो मैं समझता हूँ कि अवाम पिछली अवाम के लिए सियासतदानों को देखना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि कभी भी उन लोगों ने अवाम की मशवरात को ज़हन में नहीं रखा, उनकी सिर्फ अपनी इक़्तिदार की जंग है। और ये सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर भी है। बदकिस्मती से आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ें, उसके अंदर भी मुगलों के जवाल के असबाब मुअर्रख में दिखे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर और आज के हालात के अंदर बहुत थोड़ा फर्क पाया जाता है। ठीक हो गया तैयब साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी इन डिटेल यही जानना चाहूंगी, क्या समझते हैं आप मौशी तरक्की कैसे हो पाएगी और मौशी तरक्की का राज कहाँ पे मौजूद है जिसको हमने अफशा करना है और फिर सबने अडॉप्ट करना है ताकि हमारे मईशत का पहिया जो हमें रुकता हुआ दिखाई दे रहा है इसको हम तेजी से तरक्की की जानिब गामजन कर सकें? अब बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया में एक मुल्क तो नहीं, दुनिया में बेतहाशा ममालिक हैं और तमाम हर मुल्क का एक मॉडल है। अब आप अपने पड़ोसी मुल्क को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जो भी जुल्म कर रहा है, और मैंने हमेशा कहा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिससे अपने मुल्क में अक़लियतों को पीट किया, लेकिन वो दुनिया की वो यूके से आगे बढ़ गए हैं, 5वीं एक बड़ी इकोनॉमी बन गई है और कहते हैं 2028 तक वो दुनिया की इकोनॉमी हो जाएगी और जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। अब वो किस तरह हुआ? वो उसका बुनियादी नुक्ता, हम असल में इलेक्शन को कंपेयर करना शुरू कर देते अपनी सिचुएशन से। सही होता ही है कि अगर हमारी सिचुएशन से इलेक्शन के डिक्शनरी मीनिंग नहीं बदलेंगे। इलेक्शन में अगर अच्छी सियासत, अगर अच्छी क़यादत आए, रियलिज्म पे बेस करके क़यादत आए और रियलिस्टिक और करप्ट ना हो और विजनरी हो, सोच सकती हो और उसको बुनियादी तौर पे उन पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को अवाम का इंटरेस्ट सामने हो, उन्हें पता हो कि अवाम किस मुश्किल से फंसे हुए। उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ कुछ आपको पॉलिटिकल कोहेरेंस भी चाहिए। यानी कोहेरेंस की जब आप बात करते हैं तो इंटर पार्टी कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अगर इंटर पार्टी कनेक्टिविटी नहीं होगी और हर शख्स अपने मकसद का जो वो मतलब निकाल रहा होगा तो उसमें ना तो स्टेबिलिटी आएगी ना कोहेरेंस आएगी। और उसकी मिसाल ये पुरानी प्रेजेंट जो हुकूमत है उसकी सबसे बड़ी मिसाल है इनएफिशिएंसी की, मिस गवर्नेंस की, इल फेटेड विजन की। कि आपका एक वजीर खजाना आता है, वो कहता है मैं तो डॉलर को कंट्रोल करके फलानी जगह ले आऊंगा और आज आपकी चीजें कहाँ पे खड़ी हैं। तो अगर तो इस किस्म की क़यादत को लेके आप समझते हैं कि वो आपका कोई हल तलाश कर सकती है मईशत, तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि किस्म की क़यादत से कोई आपकी मईशत जो है वो बेहतर होगी। अभी पिछले हफ्ते ही एक माशी तरक्की के हिसाब से आपने 1 विंडो ऑपरेशन का कहा है, 5 टीमें बनाई हैं, एग्जीक्यूटिव टीमें हैं, उसके अंदर तमाम अदारों को भी शामिल किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो हो गई। अब आप यूएई से इन्वेस्टमेंट या सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट मुझे बताएं ना किस तरह लेके आएंगे। सर हम तो कह रहे हैं वो सीपैक से भी बड़ा मुआहदा हुआ है, सीपैक से भी ज्यादा तरक्की करेगा। अब मुझे बता दीजिए ना कि किस तरह हम लेके आएंगे स्ट्रेटेजिक मायदे। जाके कल वही भारत के वजीर आजम के इंडिया अमेरिका के दौरे को पढ़ लीजिएगा। हम कहते हैं कि ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे लास्ट विजिट पे, वो ये कह के गए नहीं थे कि 20 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे और एक क्या वो 20 बिलियन की सरमायाकारी आ गई, क्या वो रिफाइनरी लग गई? तो इसके अंदर बहुत सारे वो आपको दुनिया देखती है आपकी गवर्नेंस के हिसाब से, पॉलिटिकल लीडरशिप के कद काट के हिसाब से, पॉलिटिकल लीडरशिप की तालीम के हिसाब से, आपकी डिलीवरी, जब आपकी डिलीवरी जीरो हो, आपको आप IMF को ब्रेड लेनी है, रोजाना कोई ना कोई चीज सामने आ जाती है और आप कहाँ खड़े हुए। तो बात यह है कि अगर तो हम तवक्को कर रहे हैं कि किसी किस्म के चीजों के साथ आपकी माशी बेहतरी आ जाएगी, अल्लाह करे आ जाए, कोई मौजज़ा है जिसके। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे, अल्लाह के बाद।